गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं प्रोफेसर करण अग्रवाल। आई होप एवरीवन इज फाइन। हमारा मैनेजमेंट का ये जो सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से जो है देख लिए हैं, समझ लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, राइट। एंड जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आज हमारा इस सीरीज का इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर रहेगा। जो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है डायरेक्टिंग, वो हम लोग आज देखने वाले हो। आई होप सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, टॉपिक सब समझ में आ रहे हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं, जिनको देखकर हमें बहुत एक पॉजिटिविटी मिल रहा है आप लोग सबके तरफ से। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। हम लोग आज ये चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलो लेट्स बिगिन, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर। क्या है, एक एक चैप्टर खत्म होता जाएगा तो हमारा जो है इतना इजी हो जाएगा सब काम, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाएगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। जो लास्ट एंड मे बी ये अभी आप बोलेंगे सर, आप हर बार बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं कि हर एक इंपॉर्टेंट है बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट तो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ही, बट दिस इज ये डायरेक्टिंग ही मैनेजमेंट है बेसिकली। डायरेक्टर, अगर आप लोगों ने आप लोग को पता ही है, मूवी में हम लोग एक डायरेक्टर होता है जो एक्चुअली सब एक्टर्स को इकट्ठा करता है एंड उन लोग से इनेक्ट करवा कर लेता है, मतलब एक्टिंग करवा कर लेता है, उनको डायरेक्ट करता है कि कौन सा शॉट कैसे एक्ट करना है, कौन सा कहाँ से शॉट होना चाहिए, एक्टर ने कौन सा डायलॉग बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वगैरह वगैरह। सो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टर, उस मूवी में डायरेक्टर क्या कर रहा है, उस मूवी में वो डायरेक्टर जो है एक्टर से काम करवा कर ले रहा है। पैसा प्रोड्यूसर का है, स्टोरी जो है वो राइटर की होगी, है ना। तो ये सब अलग अलग लोगों ने एक्टर्स किसी ने कास्ट किए होंगे, कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट किए होंगे। तो अभी ये अलग अलग लोगों ने सारा काम जो है वो रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठा करके रख दिया है। प्लान बन चुका है, बट अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों के लिए जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान आता है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाता है डायरेक्टर की, और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है कि काम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट का। तो इससे पहले जो फंक्शंस हमने देखे, जैसे कम्युनिकेशन है, लीडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, वगैरह वगैरह, ये सारे फंक्शंस एक तरह से इसके फंक्शंस हैं। आप डायरेक्शन के अंडर आने वाली ये सारी चीज़ें, आप कम्युनिकेट कर रहे हो मतलब आप डायरेक्ट कर रहे हो, बराबर है कि नहीं। आप लीड कर रहे हो मतलब आप डायरेक्ट कर रहे हो, आप कोऑर्डिनेट करवा रहे हो मतलब आप डायरेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली हर जगह पर अगेन जो है डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन ज़रूरी हो जाता है कि जब आप लोग एक्चुअली जो है एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो, आप काम कर रहे हो, तो उस टाइम पर डायरेक्शन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो इसी फंक्शन को देखेंगे हम लोग, डायरेक्टिंग। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग. It is that managerial function which imitates organized action. Directing involves issuing orders. Very important. देखिए यहाँ पर directing involves issuing orders to the subordinates and supervise how these orders are carried out by them. बहुत important. It is issuing orders to the subordinates. एक तो पहले आपको ऑर्डर देना है, कम्युनिकेशन आगे के नहीं आगे। यहाँ पर मैंने कहा था कि डायरेक्टिंग के अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस आने वाले हैं। Issuing orders to the employees and seeing that those orders are being implemented properly. जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना है। काम देना है प्लस काम हो रहा है या नहीं, जिस तरीके से बताया गया है वो देखना भी डायरेक्टिंग है। And if necessary, motivate the employees for higher performance and hence to the accomplishment of the organizational objectives effectively. आपको काम देना है, ऑर्डर्स इशू करने हैं, फिर ये देखना है कि काम अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं, एज पर द प्लान, एज पर द प्रोटोकॉल। एंड प्लस फिर साथ में काम करते वक्त देखो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टिंग के अंदर आ जाती है। फिर कुछ लोगों ने अपने अपनी भाषा में जो है डेफिनेशन दिए हुए, जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाए गए हैं, जो आप लोगों को एज यूजुअल पढ़कर जाने हैं, इनको मिस करना नहीं है। दीज आर द डेफिनेशंस। जैसे अभी जोसेफ मैसी ने कोई डेफिनेशन दिया है, थियो हेमन ने डेफिनेशन दिया है,
कि डेविस ने डेफिनेशन दिया है। तो ये डेफिनेशन आपको देखकर जाना है कि ये कौन सा डेफिनेशन किसने दिया है। हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ लेंगे इनमें से। डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू जोसेफ मैसी, डायरेक्टिंग कंसर्न्स द टोटल मैनर इन विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। बहुत अच्छा लाइन दिया है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इट इज द टोटल मैनर, इट कंसर्न्स द टोटल मैनर, वो सारे तौर तरीके, वो सारे फंक्शंस जिसके थ्रू अ मैनेजर इज इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। एक मैनेजर किस तरीके से काम करवा रहा है अपने एम्प्लॉइज से, वो फंक्शन निभाने के लिए जो भी बाकी के फंक्शंस यूज किए जा रहे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे अंडर डायरेक्टिंग, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, राइट। देखो सब लोगों ने अपनी भाषा में बोला हुआ है, एट द एंड बात तो वही है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ अभी देखो, अभी यहाँ पर टॉपिक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। वाई, अभी इतने सारे सर फंक्शंस है, आपने लीडिंग दे दिया सर, आपने कोऑर्डिनेशन दे दिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग दे दिया, स्टाफिंग दे दिया, प्लानिंग दे दिया, कंट्रोल दे दिया, फिर अलग से डायरेक्टिंग की क्या जरूरत हो गई। अभी बात को समझो। वर्क एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो रहता है ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर। क्योंकि एट द एंड काम कौन करने वाला है, मैन पावर ही करने वाला है, ह्यूमन रिसोर्स ही काम करने वाला है। एंड पूरा टाइम जो है मैनेजमेंट हैज टू डील विद दिस ह्यूमन रिसोर्स, यस और नो। वर्क एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, मालिक को, बॉस को, व्हाटएवर जो भी हायरार्की है, दे आर ऑल द टाइम डीलिंग विद मैन पावर, दे आर ऑल द टाइम डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। कैपिटल है, लैंड है, ये है, वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब रिसोर्सेज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज कंटिन्यूसली। नाउ दिस ह्यूमन रिसोर्स हैज टू बी मैनेज्ड वेल। इनको पूरा टाइम गाइडेंस मिलते रहना चाहिए, इनको पूरा टाइम डायरेक्शन मिलते रहना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, किस तरीके से होना चाहिए, बेंचमार्क क्या होता है, किस तरीके से हमें गोल्स को अचीव करना है। ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से पूरा समय जो है मोटिवेटेड रहने चाहिए। हमने पहले भी देखा कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहेगा तो उसका मोरल अप रहेगा, मोरल अप रहेगा तो फिर काम एफिशिएंटली करेगा तो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है, बिकॉज एट द एंड काम करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। सो दैट इज वाई डायरेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखो, डायरेक्शन इज एन इंडिस्पेंसिबल मैनेजरल फंक्शन because it deals with the human resources। very important line, इस लाइन को आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। it is an indispensable managerial function। why? because it is dealing with human resources। most importantly it deals with human relations and suggest ways of improving the performance। अभी वो काम करते वक्त, काम कराते वक्त पूरा टाइम जो है it is going to this function, through this function the manager is going to, मैनेजर क्या करने वाला है, मैनेजर आपका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए पूरा टाइम आपको डायरेक्ट करता रहेगा। suggest ways of improving the performance by the employees in an enterprise। फिर direction is also aimed at maintaining harmony among the employees and groups in an organization। in fact it is just like the nucleus of an organization। direction अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज काम सही तरीके से करते रहेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे, प्रोसीजर फॉलो करते होंगे, यस और नो, हार्मोनी बनी रहेगी, सही है कि नहीं। द इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर इंटीग्रेटेड ओनली थ्रू द डायरेक्टिंग फंक्शन। अभी ये चीज देखो, ये दो अलग अलग चीज है। एक तो मेरा खुद का गोल कि मुझे सेंचुरी मारना है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का गोल कि यार हमें मैच जीतना है, सही है ना। टीम का गोल अलग है, इंडिविजुअल का गोल अलग है, राइट। जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी। सो अभी इट इज ट्रू एवरीवेयर, ये तो हर जगह होने वाला है कि इंडिविजुअल का अपना एक गोल होता है। तो डायरेक्टिंग फंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों गोल्स को हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। इंडिविजुअल गोल्स अचीव करते हुए आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो इसको करने के लिए, ये हार्मोनी बनाए रखने के लिए, ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमें डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दिस इंटीग्रेशन इज अचीव थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। अभी यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन करने के लिए कौन से एलिमेंट्स, कौन से फंक्शंस हम लोग यूज कर रहे हैं, देखो, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड सुपरविजन, ऑल दीज आर नथिंग बट द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। इन एलिमेंट्स को, इन फंक्शंस को, इन चीज़ों को यूज करते हुए ही जो है डायरेक्शन पूरा हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है।
प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, तो फिर क्या है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, सुपरविजन है, ये चारों जो है ये एलिमेंट्स है, इनको यूज करते हुए डायरेक्शन जो इफेक्टिवली किया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा डायरेक्शन। हाँ, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया जाता है ना, क्योंकि स्टोरी किसी ने बनाई है, पैसा किसी ने लगाया है और एक्टर कोई और है, लेकिन डायरेक्टर इन सब लोगों को इकट्ठा लेकर आकर हर एक आदमी को बताता है कि तेरा रोल क्या है, तुझे उस रोल को इनैक्ट कैसे करना है, तुझे तेरी भावना जो है, जो सीन में दी हुई है, वो भावना किस तरीके से पहुंचानी है, राइट। सो इसके पीछे किसका बहुत बड़ा योगदान होता है, डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डायरेक्शन जो फंक्शन है वो यही काम कर रहा है, राइट। चलो अभी देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर ये फंक्शन चलता है। नंबर 1 इज हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर जो है डायरेक्शन काम करता है। अभी हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैंने आपसे कहा कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है मैच में मैक्सिमम रन्स बनाना, मैक्सिमम ओवर्स खेलना और सेंचुरी मारना। टीम, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, कैप्टन, कोच, जो भी जो ये एंटायर जो सारे हम लोग सब जितने प्लेयर्स हैं वो हम सब मिलके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मैच जीतना है ना। यहाँ पर आदमी अपने गोल्स पूरे करने के लिए हो सकता है कभी कभी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंस कम दे, हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए कि यार मेरा गोल तो अचीव होना ही चाहिए, पर अगर नहीं भी हुआ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही अचीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हार्मोनी बनाए रखने के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। One of the very important principles of direction is to harmonize the objectives or goals of individuals with that of the enterprise. मेरा ग्रोथ होएगा, मैं मेरे ग्रोथ के साथ साथ आई एम टेकिंग केयर, मैं ध्यान दे रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि एट द एंड में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं। A manager should foster the sense of belonging to the organization among the individuals and groups and see that the members identify themselves with the organization. ये भावना क्रिएट करना एम्प्लॉइज के अंदर, ये जिम्मेदारी होती है मैनेजर की। क्या भावना कि यार ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी पहचान मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली मैं ग्रो होगा। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विच इज हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी, और अगर जब ये ऑब्जेक्टिव्स जब हार्मोनाइज तरीके से नहीं है, दोनों के ऑब्जेक्टिव एक तरीके से नहीं चल रहे, तो फिर उससे क्या होने वाला है, ऑब्वियसली उससे बहुत सारा केओस, इनइफेक्टिविटी, इनएफिशिएंसी होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। डायरेक्ट करते वक्त आप किसी को बता रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यस और नो, सिंपल बात है क्या नहीं है। अभी यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल हम लोग पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक एम्प्लॉय एक बॉस, एक सुपरवाइजर, सॉरी एक जूनियर एक सुपरवाइजर, एक सबऑर्डिनेट उसके ऊपर एक सीनियर, मतलब एक इंसान को एक ही इंसान, एक ही सुपीरियर, एक ही सीनियर, एक ही बॉस जो है वो गाइड करने वाला है। अगर एक बंदे को समझो, मैं एम्प्लॉय हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ से भी कोई ऑर्डर दे रहा है, यहाँ से भी दूसरा पर्सन ऑर्डर दे रहा है, तो फिर इससे क्या होगा, मेरा कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी, इनइफेक्टिव हो जाएगा काम, ना तो मैं ये काम पूरा कर पाऊंगा, ना मैं इनका काम पूरा कर पाऊंगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनफैक्ट। और ये प्रिंसिपल डायरेक्शन में आया, क्योंकि डायरेक्शन क्या काम कर रहा है, डायरेक्शन मैनेजमेंट के सारे काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल। देयर हैज टू बी यूनिटी ऑफ कमांड, वन एम्प्लॉय वन बॉस, एक आदमी को एक ही पर्सन जो है वो गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, ऑर्डर देगा, वही लिखा है यहाँ पर देखिए। अनदर साउंड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन इज दैट द सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपीरियर और बॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस, उससे ज्यादा नहीं। उससे क्या होता है, देखो, प्रेजेंस ऑफ डुअल सबऑर्डिनेशन, मतलब दो जगहों का मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस आदमी का भी काम कर रहा हूँ, इस आदमी का भी काम कर रहा हूँ, मैं इनका भी सबऑर्डिनेट हूँ, इनका भी जूनियर हूँ, इनका भी जूनियर हूँ, तो ये डुअल हो गया। डुअल मतलब टू। डुअल सबऑर्डिनेशन इनएविटेबली मतलब एट द एंड क्या लेकर आता है, इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ केओस एंड डिसऑर्डर, बहुत सारा कंफ्यूजन, काम इफेक्टिवली हो नहीं पा रहा है, डेडलाइंस मैच नहीं हो पा रहे, मुझे खुद को ही नहीं पता यार कौन सा काम पहले करूँ, इसका करूँ या उसका करूँ, तो ये नहीं होना चाहिए।
फॉर अचीविंग एफिशिएंसी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप लोग प्लीज अंडरलाइन करेंगे। फॉर अचीविंग एफिशिएंसी, इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कहाँ से आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड से आएगा। एक ही आदमी ऑर्डर देगा तो जो एम्प्लॉय है, जो जूनियर है, उसे फिर एक ही दिशा में काम करना है, एक ही ऑर्डर के हिसाब से एक ही पर्सन को फॉलो करना है। सो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है। फिर आता है डायरेक्ट सुपरविजन। अभी डायरेक्ट सुपरविजन ऐसा नहीं कि आप काम कर, मैं काम करो और मेरा बॉस सिर पर बैठकर काम देख रहा है, ये डायरेक्ट सुपरविजन है, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग ऐसा नहीं है। बात क्या है, जब आप लोग डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हो, इसका मतलब यू आर इन डायरेक्ट टच विद द एम्प्लॉय, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है आपके जूनियर्स के साथ, आपकी टीम के साथ, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, ये है डायरेक्ट सुपरविजन। अभी जब ऐसा होता है तब क्या होता है, बॉस मतलब मैनेजमेंट या डायरेक्टर या सीनियर, उसके और इस टीम के बीच में, जो सबऑर्डिनेट्स उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों, दिन रात का मतलब जो है वो जो फीडबैक जा रहे हैं, गाइडेंस आ रहा है, इमीडिएट गाइडेंस आ रहा है, इमीडिएट फीडबैक जा रहा है, अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ इमीडिएट है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट सुपरविजन से जो है कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होना चालू हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होना चालू हो जाता है, डायरेक्शन इमीडिएट मिल रहा है, कुछ भी फीडबैक है, जूनियर्स को कुछ फीडबैक है, कुछ इश्यूज है, तुरंत वो इमीडिएटली जो बॉस के पास चला जाता है, सीनियर के पास चला जाता है। तो दिस डेवलप्स लॉट्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाना कोई बहुत छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, लोगों से काम करवाने के लिए। सो दैट इज़ वाई इतने सारे प्रिंसिपल्स जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें है डायरेक्ट सुपरविजन। व्हेन मैनेजर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज, दैट इज व्हेन ही कम्स इनटू पर्सनल कांटेक्ट, मेरा बॉस मेरे पर्सनल टच में, पर्सनल कांटेक्ट में है, तो मेरा मेरे बॉस के प्रति इज्जत, रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, मैं हाईली मोटिवेटेड रहूंगा पूरा टाइम। येस और नो? When the person comes in, when he comes in personal contact with the employees, especially in work-related areas, a sense of belonging gets developed. मेरे मन में क्या आएगा, अरे यार मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है। I start identifying with the organization's objectives. Sense of belonging gets developed in the minds of the employees, and this paves the way for escalated morale, high morale, increased morale, and making the subordinate very happy. डायरेक्ट सुपरविजन ऑल्सो एंश्योर्स क्विक फीडबैक, तुरंत यहाँ ऑन द स्पॉट, 1-to-1 ऑनलाइन, एकदम साथ ही में। जब डायरेक्ट सुपरविजन हो रहा है तो देयर इज डायरेक्ट एक्सेस। मुझे पता है कि मेरा एक्सेस जो बॉस के लिए इजी है, मतलब मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, उनके पास जा सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फीडबैक के लिए एक चैनल पैदा हो रहा है, इमीडिएटली जो है फीडबैक जा रहा है, काम से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, डेडलाइन से, टारगेट से रिलेटेड, वॉट एवर इट मे बी। It ensures quick feedback of necessary information. The manager would get first-hand information from the employees through face-to-face communication. यहाँ पर डायरेक्ट को जो है, डायरेक्टर को जो है मैनेजर को है, उसका सीधा वार्तालाप है, सीधा वार्तालाप, डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रहा है, डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ जस्ट लाइक, ऐसा सोचिए कि आप अभी घर में बैठे हुए हो एंड आप पढ़ाई कर रहे हो मैनेजमेंट का, एंड करण सर वहीं पर प्रेजेंट है, वो पूरा टाइम देख रहे हैं, बहुत सर आप कैसा काम कर रहे हो। तो अचानक आपको अगर कुछ इशू आता है तो तुरंत वहीं पर सर प्रेजेंट है, आपका डाउट सॉल्व कर रहे हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो मैं इमीडिएटली आपको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से टैकल करो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो रहा है कि हाँ यार ये आदमी हमारे लिए काम कर रहा है, हम भी इसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे, राइट। कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर हो रहा है, फीडबैक ज़्यादा जल्दी मिल रहे हैं, तो काम पेंडिंग नहीं हो पा रहा है, जो है पर्सनल कांटेक्ट डेवलप हो रहा है इसके साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप सो अभी जो आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से जो संजीवनी ब्यूटी सीरीज चल रही है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वो आपके बहुत मदद में आ रही है आपके लिए। इट्स बीन वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। बहुत आपको एंजॉय भी कर रहे हो और बहुत आपके मदद में आ रही है। सो ये देखिए, आकाश अग्रवाल क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका जो ड्रीम है, आपके नाम के पीछे एक प्रीफिक्स चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, वो ड्रीम पूरा करने में हम जितना हो सकता है उतनी पूरी मेहनत करके आपकी मदद करेंगे। चलिए, मैं आपके साथ सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर आकाश अग्रवाल क्लासेस क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ।
सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए इंटरमीडिएट चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस कंप्लीटली अवेलेबल है। दोनों ग्रुप में आकाश अग्रवाल क्लासेस के पेन ड्राइव लेक्चर्स, गूगल ड्राइव लेक्चर्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन कंप्लीटली अवेलेबल है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई शुड वी गो विद आकाश अग्रवाल क्लासेस। भैया आकाश अग्रवाल क्लासेस सीएमए के लिए बहुत एक्सक्लूसिव काम किया है। जब आकाश अग्रवाल क्लासेस ने डिसीजन लिया कि सीएमए के अंदर जाएगा तो इन्होंने बहुत, हम लोगों ने, इन्होंने मतलब हम टॉकिंग अबाउट अस आवर टीम, हम लोगों ने बहुत सीएमए के ऊपर रिसर्च किया, बहुत मेहनत करे, उसके पूरा प्रोसेस बनाया, पूरा का पूरा एक नोट्स बनाए, पूरे के पूरे उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर बच्चे के लिए हमने कोशिश करी कि किधर से भी कुछ भी पेंडिंग ना रहे और वो एग्जाम क्लियर कर सके। आप अगर अभी संजीवनी बूटी सीरीज देखते रहेंगे तो आपको समझ में ही आ गया रहेगा कि क्या क्वालिटी की टीचिंग हम लोग लेके आपके साथ आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आकाश अग्रवाल क्लासेस ऐसा क्या यूनिक लेके आता है फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स राइट नाउ, है ना। सबसे पहले हम लोग एक मेन बुक आपको प्रोवाइड करते हैं, मेन बुक प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम सब कंसेप्ट आपके क्लियर करते हैं। डिटेल में कंसेप्ट को हम लोग खा जाते हैं, निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। हर कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीटली क्या करते हैं, फिनिश करते हैं अच्छे तरीके से। ये मेन बुक हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आते हैं जिसका नाम है महासंग्राम सीरीज। ये महासंग्राम सीरीज क्या होता है सर? महासंग्राम सीरीज के अंदर हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन किया होता है इंस्टीट्यूट के आरटीपी का, एमटीपी का, आपके क्या बोलते हैं पास्ट पेपर्स का, वर्कबुक का, हर का चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का विद क्वेश्चन विद सोल्यूशन, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, हर चीज उसके अंदर हमने डाल के रखी हुई रहती है। और इसके सिर्फ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बाबा ये पढ़ा दिया और ये आपको बोल दिया चलो बुक दे दी, तुम्हारा पढ़ लो, डाउट रहेगा तो डाउट सॉल्व होगा। नहीं, डाउट तो सॉल्व होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी बकायदा डाउट आएगा ही कब, जब हम उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स ही दे देंगे तो फिर आपको डाउट आने का सवाल नहीं उठता। फिर भी अगर डाउट आए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल। लेकिन जनरली क्या होता है, बाबा मेन बुक करा दिया, आप बच्चा अपने लेवल पे कर लो, बाबा ये कर लो वो कर लो। नहीं, महासंग्राम सीरीज के भी पूरे जो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन बनते हैं हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे लेक्चर्स के फॉर्म में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने इस कोर्स को कंडक्ट करते टाइम समझी, ऑब्जेक्टिव्स। आपके सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के अंदर 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पे नजरअंदाज करता है। प्रोफेशनल कोर्स में एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम डिफिकल्ट चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और इजी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। अगर बच्चा सीएमए इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से करेगा तो हर बच्चा ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाते हैं। हम लोग वो स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एंड में करेंगे, इधर से करेंगे उधर से करेंगे, हम ध्यान देते हैं नहीं है। देखिए आपको 40 मार्क्स चाहिए रहते एक पेपर में, बट मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट 200 चाहिए रहता अगर एक ग्रुप की बात करें तो भैया 100 में से 25 ये दे देता है तो बाकी के 25 तो आप आपके बाकी के काम झाम से ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के हम आपको नोट्स भी देंगे और भैया आगे हम आपको उसके लेक्चर्स भी देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स में हमने आपको हाथ में नोट्स दे दिए और आप कर लीजिए, नहीं, हम आपको उसके पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स, पूरे के पूरे हर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके आपके हाथ में उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। सेम विद थ्योरी भी जरूरी है। आज 20 से 30 मार्क के आसपास आज के पैटर्न के हिसाब से कम 20 से 30 मार्क की थ्योरी आती है और बच्चा इसको बहुत भयानक लेवल पर नजरअंदाज करता है जैसे ऑब्जेक्टिव को करता है। इसलिए थ्योरी के भी एक्सक्लूसिव नोट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स विल बी गिवन टू यू। मैं आपको थोड़े से इसके सैंपल नोट्स दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारे मेन नोट्स है, पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। एग्जाम्पल ये कॉस्टिंग के हैं नोट्स, ये पूरे के पूरे कलर फॉर्मेट में रहते हैं। इसमें हर सम रहता है, होमवर्क सम भी रहता है, होमवर्क सम का भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए ये थ्योरी के नोट्स, ये भी आपको कलर फॉर्मेट में मिलेंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, वो भी कंपाइलेशन ही एक प्रकार का। पास्ट पेपर में कब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन आरटीपी में था, कौन सा क्वेश्चन मॉक पेपर में था। देखो ना, रिविजनरी टेस्ट पेपर, ये मॉक टेस्ट पेपर, वर्कबुक, हर चीज हमने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखी हुई है। इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बिट एमसीक्यू इशू किए जाते हैं, उसके भी हम लोग ने चैप्टर वाइज कंपाइलेशन करके रखा हुआ है। बहुत मेहनत की है साहब, बहुत मेहनत करी है। आपका सपना पूरा करने के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस ने बहुत मेहनत करी है। ये देखिए आपके सामने है ये सब चीजें। उसके बाद देखिए ये महासंग्राम सीरीज, बेटे चैप्टर वाइज कंपाइलेशन,
चैप्टर वाइज कंपाइलेशन, एग्जांपल के लिए देखिए कॉस्टिंग के नोट से बजट एंड बजटरी कंट्रोल के पास्ट पेपर जुलाई 2017 में क्वेश्चन आया था 6 मार्क का विद सॉल्यूशन, दिसंबर 2017 में 6 मार्क का विद सॉल्यूशन। हर चीज आपको प्रोवाइड की गई है, हर चीज। और इसके मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको हम इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा आप खुद पढ़ लो, ऐसा नहीं कि आप खुद पढ़ लो। बेसिकली ये जो महासंग्राम में क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग ने मेन बुक में उसके पूरे टाइप कवर किए रहते हैं, फिर भी हम महासंग्राम के आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मोर देन 50 टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है। जब आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग आपके मॉक पेपर कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? मॉक पेपर। जैसे इंस्टीट्यूट आपके मॉक पेपर लेता है वैसे हम लोग आपके मॉक पेपर लेते हैं और हम लोग आपको कंटिन्यूस बेसिस पे गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, टाइम टेबल देंगे, मोटिवेशन देंगे। क्योंकि बहुत बार लंबा पीरियड रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चा लेट डाउन हो जाता है। 100% हम लोग क्लियर कर सकते हैं, उसका पूरा गाइडेंस एंड मोटिवेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे सिर्फ इतना नहीं, इतना कुछ दे दिया, मेन बुक दे दिया, महासंग्राम दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, थ्योरी दे दिया एंड माइंडेड, हर चीज के लेक्चर है भाई साहब। मेन बुक का लेक्चर, महासंग्राम का लेक्चर, ऑब्जेक्टिव का लेक्चर, थ्योरी का लेक्चर, हर चीज का लेक्चर एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कि मेन बुक में थ्योरी का पार्ट पढ़ा दिया था तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहे, मेन बुक में थ्योरी करा दी थी तो थ्योरी बुक नहीं करा रहे। ऐसा नहीं कि मेन बुक के अंदर हमने जो सम्स आते हैं पास्ट पेपर में उसके टाइप कवर कर दे तो हम आपकी महासंग्राम नहीं कराएंगे। हर चीज हम आपकी करा के देते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है विद टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट पेपर। और सिर्फ उतना ही नहीं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हथियार संजीवनी बूटी सीरीज। जो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी सीएमए फाउंडेशन में हैं, जो ये वीडियो देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। जो सीएमए इंटरमीडिएट की संजीवनी बूटी सीरीज देखते रहेंगे उनको पता है कि संजीवनी बूटी सीरीज क्या है। भाई साहब ये बहुत खतरनाक सीरीज है। देखिए मैं आपको इसके एक बार थोड़े से नोट्स दिखा देता हूँ। ये एफएम के नोट्स हैं। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट संजीवनी बूटी सीरीज कह रही है। देखिए क्या किया है, बेसिकली आपकी जो मेन बुक होती है, जो आपकी महासंग्राम सीरीज होती है, उसके अंदर आपके जितने भी सम्स रहते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सब सम रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमने उसके अंदर से सब सम्स छाट के निकाले कि फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दोनों अगर मेन बुक और महासंग्राम एग्जाम्पल के लिए 30 सम्स है तो एग्जाम के पहले आप वो 30 सम्स नहीं कर सकते। तो हमने वो 30 सम्स में से 10 सम निकाल के रखे हुए विद सोल्यूशन, जो पूरे रिमेनिंग 30 सम्स क्या करते हैं, 20 सम्स कवर करते हैं। एडजस्टमेंट्स होते हैं ना सब चीजों में। तो ये पूरी की पूरी संजीवनी बूटी सीरीज कलर्ड नोट्स विद सोल्यूशन, देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इसके सोल्यूशन भी है, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, आप कोई भी सिलेबस आपका छोड़े नहीं। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से जानते होगे सीएमए इंटरमीडिएट आप जब दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। और जब आप आपका क्या बोलते हो, अगर एक ही ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती हो। एक दिन की छुट्टी के टाइम पे हम लोग कितना पढ़े क्या पढ़े हमको कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए हमने संजीवनी बूटी सीरीज लाया है, एक दिन की छुट्टी के लिए भी और अगर छुट्टी ना हो तभी भी, क्योंकि कंटिन्यूस पेपर रहता है। तो संजीवनी बूटी सीरीज ये पूरा का पूरा आकाश अग्रवाल क्लासेस का पैकेज है, जहां पे आपको तेजस सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, आईडीटी पढ़ाएंगे, श्रुति मैडम कॉस्टिंग पढ़ाएगी, कॉस्टिंग एफएम पढ़ाएगी, ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, मैं आकाश अग्रवाल मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा और मैं आपको टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। मैं आपके सामने है ना 2 मिनट के लिए मेरे थ्योरी के नोट्स जो है, थ्योरी के जो नोट्स है मैं आपके सामने 2 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडिट के थ्योरी के नोट्स कंप्लीट कलर, क्योंकि थ्योरी बहुत बोर होता है। ये ऑडिट के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से लॉ के थ्योरी के नोट्स है, इसी तरीके से टैक्सेशन के थ्योरी के नोट्स है। कंप्लीट कलर, हर चीज प्रिसाइज वे में कवर की गई है। अब भाई साहब इतना सब कराने के बाद तो जो आपका सपना है वो सपना 100 नहीं 500% पूरा होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं व्हेनेवर यू थिंक सीएमए थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर आता है अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल। जो सही लीडरशिप स्टाइल है वो, अभी लीडरशिप के थ्रू क्या कर रहे हैं हम। लीडरशिप मतलब क्या, लोगों से काम करवाना, लोगों को मोटिवेटेड रखना, गाइड करना एंड लोगों के थ्रू काम करवाना। जो लीडर है वो बाकी लोगों को सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाला है, सबसे काम करवा कर, राइट। सो अभी लोगों के हिसाब से द काइंड ऑफ पीपल, जिस तरीके के लोग टीम में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, उनके हिसाब से जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है
बड़ा है छोटा है, जिस जो भी स्केल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरीके का प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस हम काम कर रहे हैं वो बड़े स्केल पर है, छोटे स्केल पर है, सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि लीडरशिप स्टाइल कैसा होने वाला है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से अप्रोप्रिएट लीडरशिप अपनाई जाने वाली है, राइट। लीडरशिप is a process of influencing the employees in the work environment. Yes, a manager should exhibit appropriate leadership style to direct the employees to achieve the organizational goals effectively. A manager का काम क्या है? He should use appropriate leadership style. He should use the best leadership style as per the organization. For what? For achieving the organizational goals. लीडरशिप स्टाइल इज अ फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, कि लीडर खुद कैसा है, कि वो सारा का सारा कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है, या कोई लीडर ऐसा है जो लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का जरूरत नहीं है, तो ये लीडरशिप स्टाइल हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तो फिर उनको ज़्यादा डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना दिमाग लगाकर काम करते हैं। जहाँ पर लोगों का ज़्यादा स्किल लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड मतलब जैसे टेक्निकल लेवल्स अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा जो है गाइड करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। एंड द सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द काम, अगर सिंपल सिचुएशन है, काम ईजी है, तो फिर वहाँ पर लीडरशिप स्टाइल अलग होता है। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर फिर लीडरशिप स्टाइल अलग हो जाता है। तो ये अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है डायरेक्टिंग का। आप डायरेक्ट करते वक्त कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाने वाले हो, ये इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, राइट। आई होप ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। यूज ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो मैनेजर है, जो सुपीरियर है, जो बॉस है, वो डायरेक्ट कर रहा है, तो वो आपका काम सुपरवाइज कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, प्लस साथ ही में आपको पूरा टाइम मोटिवेटेड रख रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका मोरल अप है। अभी मोटिवेशन करने के लिए क्या करेगा बॉस, क्या कर सकता है सोचिए। हो सकता है आपको बोनस दे, कुछ आपने काम जल्दी किया, जैसे बचपन में होता था ना, मम्मी बोलती थी कि तू जल्दी से होमवर्क फिनिश कर ले तो तुझे चॉकलेट दूंगी, ये वो वगैरह। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है काम जल्दी करने के लिए, अच्छी तरीके से करने के लिए। पापा बोलते होंगे कि तू 90% ला या 80% ला, तुझे साइकिल दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, तेरी पसंद का गेम दिलाऊंगा, बैट दिलाऊंगा, वॉट एवर इट मे बी। तो इससे क्या हो रहा है, आप मोटिवेटेड हो रहे हो। तो मोटिवेशन के लिए क्या टेक्निक्स यूज की जा सकती है, इसका मतलब आपको बोनस दिया गया, आपको सैलरी में हाइक दिया जाएगा, मतलब आपका सैलरी बढ़ाया जा सकता है, आपको प्रमोट किया जा सकता है। तो ऑल दीज आपको रिकग्निशन मिलेगा। आपने अगर कुछ काम किया अच्छा, जिस आपने टारगेट फुलफिल किया या कुछ काम अच्छा किया, तो फिर उसका आपको जो है बाकी लोगों के बीच में जो है उसका आपको बताया जाएगा, रिकग्निशन मिलेगा कि ये काम किसके वजह से हुआ, किस तरीके से हुआ। सो ये सारी टेक्निक्स यूज करके जो है डायरेक्टिंग फंक्शन, जो मैनेजर है, लोगों का जो एम्प्लॉयज का जो है वो मोरल अप रख सकता है, उनको मोटिवेटेड रख सकता है। तो दीज आर नथिंग बट द मोटिवेशन टेक्निक्स। One of the principles of effective direction states that the manager should employ some motivational techniques such as, कौन सी motivational techniques, such as pay, status, job enrichment, etc. so that the productivity and the quality of the commodity or service, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका basically quality produced by the employee increases, so that our effectivity increases, so that the output increases, so that the quality increases. ये किससे होगा, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय से होगा। मोटिवेशन लीड्स टू हायर जॉब सेटिस्फैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड इनफ है तो वो सेटिस्फाइड रहेगा अपने काम को लेकर सेटिस्फाई रहेगा, तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करना स्टार्ट करेगा, जिससे ज़्यादा आउटपुट मिलना स्टार्ट करेगा, राइट, है ना। अ हैप्पी एम्प्लॉय मेक्स अ हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन। उल्टा भी है, अ हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ हैप्पी एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, लोगों को खुश रखता है, उनका सत्कार करता है, आदर करता है, उनको पोस्ट देकर, प्रमोशन देकर, पैसा देकर, बोनस देकर, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय हैप्पी रहता है। फिर एम्प्लॉय क्या करता है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा आउटपुट निकाल कर देता है, तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स प्रॉफिट वगैरह बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन भी हैप्पी हो जाता है। सो ये दोनों टू वे रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड द लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज़ फॉलो अप। मेरे बॉस 2010-11 में मैं किसी कंपनी में जॉब पर था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तब मेरे बॉस ही वॉज अराउंड 50 years old एंड आई वॉज अराउंड 23-24 अराउंड 23-24 साल का था मैं। तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस रेगुलेटरी अफेयर्स में काम करता था।
मैं सीख कर गया था, डिग्री लेकर गया था, तो मेरे पास थियोरेटिकल नॉलेज था। बिजनेस फैमिली से होने की वजह से थोड़ा बहुत बिजनेस का भी नॉलेज था, लेकिन बहुत यंग था। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग थे वो मेरे से, आई वॉज द यंगेस्ट वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंपनी था, लेकिन जो डिपार्टमेंट से मेरा लेना देना डायरेक्ट रहता था वहाँ पर आई वॉज द यंगेस्ट वन एंड फ्रेशर था, डिग्री लेकर इमीडिएटली जॉब पर लग गया था। सो मेरा काम लोगों से काम करवाना था। मेरा पर्सनल काम जो था वो बेसिकली इस तरीके का था कि मुझे लोगों से काम करवाना रहता था। तो मैं लोगों को मेल्स वगैरह डाल देता था, लेटर्स भेज देता था, रिक्वेस्ट वगैरह भेज देता था, जो भी तरीका रहता है कंपनी में काम करवाने का। आई यूज्ड टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। देन वन फाइन डे माय बॉस सैट डाउन विथ मी एंड ही लुक्ड एट डेली रिपोर्टिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। आप जब बड़े हो जाओगे तो आप भी देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे ये सब। तो ही सॉ दैट बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ, मतलब क्यों ऐसा बहुत पेंडिंग लग रहा है, तेरा काम ऐसा जनरल रहता नहीं। तो मैंने कहा सर सबको रिमाइंडर्स जा चुके हैं, फॉलोअप ले चुका, मतलब सबको मैं नोटिफाई कर चुका हूँ, सबको बता चुका हूँ एंड कर नहीं रहे लोग काम। सो ही टोल्ड मी, बेटा जिंदगी में वर्क एनवायरनमेंट में एक ही सक्सेस का मंत्र है जिसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप यानी क्या कि आपने इंसान को काम दे दिया, इंसानी फितरत है कि काम दे दिया मतलब आदमी काम करने वाला नहीं है। आपको उसके सिर के ऊपर बैठना पड़ेगा, उसकी छाती के ऊपर बैठना पड़ेगा, उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा, तब जाकर वो काम करने वाला है। एंड दिस इज बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। आपको अगर मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा जाकर ब्रेड लेकर आ जा, तो आप मम्मी को बोलेंगे मम्मी 10 मिनट में लेकर आता, मेरा कार्यक्रम खत्म हो रहा है, जो भी आप देख रहे होंगे। तो फिर 10 मिनट हो जाते हैं, मम्मी पूछती है नहीं लाया, 15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, तो फिर क्या करती है मम्मी, चप्पल निकालती है और दे देती है कि खाने का है तो लेके आ, नहीं तो अभी मारेंगे। मतलब मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने फॉलोअप किया। जब तक मम्मी फॉलोअप नहीं कर रही थी, आपने 10 मिनट का आधा घंटा लगा दिया, आपने काम नहीं किया। दिस इज ह्यूमन नेचर। हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्क एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। तो उसको मैनेज करना है, उस पर से काम करवाना है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है फॉलो अप। देयर हैज टू बी इफेक्टिव फॉलो अप, पूरा टाइम फॉलो अप। हुआ क्या काम, कहाँ तक पहुंचा, हुआ क्या काम, कहाँ तक पहुंचा, कब तक करेगा, इस तरीके का फॉलो अप रहेगा। इस तरीके से डायरेक्ट करते रहेंगे तो जाकर ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने वाला है। यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्या नहीं हो गई। The last but not the least important principle of direction is follow up, because without such a follow up it is quite likely, ऐसा बहुत possible है, that the subordinate just receives the orders and do not follow them at all। हो सकता है आप ब्रेड शायद लेना जाते ही नहीं थे जब तक अगर मम्मी की चप्पल नहीं खाई होती थी। दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर, जिसके लिए फिर फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आज देखो ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स हो गए, आई स्टिल रिमेंबर his words, my boss's words, मेरे बॉस के वर्ड्स मुझे आज भी याद है। एंड मैं आज भी फिर वो प्रिंसिपल जो है, जो उन्होंने मुझे सिखाया था इतने कम एज में, उसको याद रखता हूँ। मेरा खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, कई सारे टीम मेंबर्स हैं मेरे साथ, फिर कई सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, कई सारी फैमिलीज एसोसिएटेड है, फिर भी मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता हूँ कि जब तक इफेक्टिव फॉलोअप नहीं होगा तब तक काम कुछ भी होने वाला नहीं है। राइट, सो दीज वर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप देखेंगे कि बहुत सारे ये प्रिंसिपल्स के बारे में जो भी चैप्टर नंबर 1 में मैंने बात की है, वो बात करते करते मैंने आपको बहुत सारे रियल लाइफ आपके आसपास के एग्जांपल्स दिए हैं, जिसका ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कोई लेना देना शायद नहीं रहता है। दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, मैनेजमेंट एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ टॉपिक है, रियल लाइफ सब्जेक्ट है। Nobody can run away from मैनेजमेंट। वो फिर सीए का स्टूडेंट हो, सीएमए का हो, 8वीं का हो, 10वीं का हो, जॉब कर रहा हो, आराम कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, मैनेजमेंट का हिस्सा हर जगह पर है हमारी लाइफ में। थियरी में हमारे सामने आया है, बट इसका एप्लीकेशन प्रिंसिपली जो है वो प्रैक्टिकली बाहर होने वाला है लाइफ में। इनफैक्ट अभी भी हो रहा है, कई सालों से हो रहा है आपकी लाइफ में, आगे जाकर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब हमें क्या हेल्प करने वाला है, हम जो यहाँ पर जो थियरी पढ़ रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, इनका और ज़्यादा आपको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही मैं कोशिश करता हूँ, इसी तरीके से मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ।
शायद इसीलिए भी मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं कि करण सर इज मैनेजमेंट गुरु, क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये सारे के सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं या कोई और हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा होता है, बट हम इसे समझ नहीं पाते, जिसके लिए ये एक करिकुलम का पार्ट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि ये सारी चीज़ें आज आपको समझ में आती हैं तो 4 years 5 years डाउन द लाइन जब आप जॉब कर रहे हो, लॉट ऑफ मनी इज एट स्टेक, आपके काम से रिलेटेड बहुत सारा जो है बहुत सारा मनी इज एट स्टेक, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को सबको समझ में आया है चैप्टर। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, एट द एंड ऑफ द टॉपिक जो है आप टेक्स्ट में से रीड करोगे, मॉड्यूल में से रीड करोगे कि सिर्फ क्विक रिवीजन हो जाए कि सर ने जो बताया था वो समझ में आया है क्या नहीं आया है, एंड देन आप फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे और उसके बाद आप आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर या जहाँ पर भी आपको हम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर भी हम विजिबल है वहाँ पर आप हमारे साथ शेयर करोगे, प्लस मैक्सिमम पॉसिबल ऑडियंस तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करोगे। क्यों? हमें एक चीज़ सिखाई गई है बहुत साल पहले, दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम दिखा रहे हैं कि वी आर केयरिंग फॉर पीपल अराउंड अस। सो आपके ग्रुप में कई सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, बस आपको उनको हमारा लिंक शेयर करना है, राइट। आई विल एंड द लेक्चर ओवर हियर। अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन गुड बाय, डू टेक केयर।